नमस्कार। आज हम राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों की स्थापना, उनके क्षेत्र में परिवर्तन और उनके नाम में परिवर्तन के संबंध में संसद की जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 2 से 4, 2, 3 और 4 में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 2 के द्वारा यानी अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि संसद अपने विवेक द्वारा विधि बनाकर उचित शर्तों सहित नए राज्यों को संघ में सम्मिलित कर सकती है अथवा नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। इस प्रकार इस अनुच्छेद के द्वारा संसद को नए राज्यों को उन शर्तों के साथ, जैसा कि संसद उचित समझे, नए राज्यों की स्थापना और उन्हें संघ में सम्मिलित करने की शक्ति प्रदान यह अनुच्छेद करता है। तो इस अनुच्छेद के द्वारा दो बातें निकलकर सामने आती है कि संसद को इस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान ने दो अधिकार प्रदान किए हैं। पहला, नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने का अधिकार तथा दूसरा, नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात अगर हम करते हैं तो चूंकि वहाँ एक कठोर संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, इसलिए वह संविधान विभिन्न संघ निर्मात्री राज्यों के संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है कि राज्य यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कुछ शर्तों पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका संघ में शामिल होते हैं, यानी एक संविदा के तहत संघ की स्थापना की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसलिए वहाँ की जो केंद्रीय विधानमंडल है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसे हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है, जो संसद है, उसकी भांति असीमित शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार राज्यों की सहमति के बिना ना तो उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही नए राज्यों को सम्मिलित संघ में किया जा सकता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भारतीय संघ के राज्यों की अपेक्षा अमेरिकी राज्य अधिक स्वतंत्र और संप्रभु है। अनुच्छेद 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 3 का शीर्षक है नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों के सीमा व नामों में परिवर्तन। यानी अनुच्छेद 3 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो है प्रोविजंस रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज एंड नेम्स। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों की स्थापना और वर्तमान राज्यों की सीमा व नामों में परिवर्तन के संबंध में भारतीय संसद को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनमें पहला है कि संसद दो राज्यों को मिलाकर या दो राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर, यानी एक राज्य से थोड़ा क्षेत्र ले ले और दूसरे राज्य से थोड़ा क्षेत्र ले ले, उन दोनों को मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना कर दे, या एक राज्य के कुछ भाग को निकाल कर यानी एक राज्य के टुकड़े करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। दूसरा, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। तीसरा, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है। चौथा, किसी वर्तमान राज्य के
सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है, और पांचवा, किसी वर्तमान राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। अब इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? तो उपरोक्त उद्देश्य यानी अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान वर्णित हैं, उसके लिए संसद को विधेयक पारित करना पड़ता है। इस विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जिस राज्य की सीमाओं, नाम या क्षेत्र के परिवर्तन से वह विधेयक संबंधित है, उस राज्य को वह विधेयक विचारार्थ भेजा जाएगा। राज्य के विधानमंडल को एक निश्चित समय में, जो कि विधेयक में वर्णित होता है, वो विधेयक संसद को वापस भेज देना पड़ता है। इस अनुच्छेद से एक बात स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद द्वारा राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि वह अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करे। उन्हें केवल विचारार्थ यानी केवल विचार करने के लिए विधेयक भेजा जाता है। यदि राज्य विधानमंडल निर्धारित समय में अपनी सहमति संसद को नहीं भेजता है, तो भी राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर पारित करने के निर्देश दे सकता है। यदि राज्य विधानमंडल ने उस विधेयक के संबंध में अपनी असहमति भी व्यक्त की है, तो भी राज्य विधानमंडल की उस असहमति का कोई अर्थ नहीं होता है और संसद उस विधेयक को पास कर सकती है। बाबूलाल परामटे बनाम बम्बई राज्य, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य की सहमति उस विधेयक के संबंध में आवश्यक नहीं है। उस विधेयक पर राज्य को केवल अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। एक महत्वपूर्ण मामला जो अनुच्छेद 1, 2 तथा 3 की विस्तृत व्याख्या से संबंधित है, वो है इनरी वेरुवारी संघ का मामला। यह मामला भारत और पाकिस्तान के समझौते के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख आया। इस समझौते के द्वारा बेरुवारी संघ को विभाजित करके कूच बिहार के परिवृत यानी एनक्लेव प्रदेशों की अदला बदली होनी थी, यानी कुछ प्रदेश हमारा पाकिस्तान को दिया जाना था। इस मामले में ये तर्क दिया गया सरकार द्वारा कि इस समझौते का केवल यही उद्देश्य है कि रेडक्लिफ निर्णय द्वारा जो निर्धारित सीमा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाना है और इसके अन्यथा कोई उद्देश्य इस समझौते का नहीं है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और यह कहा कि इस समझौते का उद्देश्य भारत क्षेत्र का परित्याग करना है। अतः इस प्रश्न का निर्णय करना था सर्वोच्च न्यायालय को कि क्या इस प्रकार का परित्याग संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जा सकता है अथवा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा इस प्रकार के समझौतों को क्रियान्वयन करने के लिए। न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने इस प्रश्न के संबंध में कहा कि इस प्रश्न का निर्णय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में करना होगा और 1935 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत प्रांत जो राज्य जो हैं इतने स्वतंत्र नहीं थे जो कि वर्तमान संघ के सदस्य बने हैं, तथा संविधान भी इस बात का प्रावधान करता है
कि इकाई राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, अतः इनकी क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं है। न्यायाधीश ने इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि संविधान की प्रस्तावना की वजह से भी राज्य के किसी क्षेत्र को अर्जित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह धारित किया कि अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद को ये शक्ति प्रदान की जाती है कि वह किसी राज्य की सीमा क्षेत्र को तो कम कर दे, परंतु यह अनुच्छेद यह शक्ति कदापि नहीं देता है कि भारत का कोई क्षेत्र किसी विदेशी राज्य सरकार को केंद्र सरकार हमारी संसद दे दे। अतः निर्णित किया गया कि इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना चाहिए और परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह समझौता क्रियान्वित नहीं हो पाया। अतः इस निर्णय के परिणाम स्वरूप इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए संसद ने यानी केंद्र सरकार ने 9वां संशोधन पारित किया। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 की विस्तृत व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 अन्य वादों में की गई है। पहला है मनोहरलाल बनाम संघ और दूसरा बाबूलाल परांठे बनाम बम्बई राज्य। तो सबसे पहले देखते हैं मनोहरलाल बनाम भारत संघ का मामला क्या है। इसमें पंजाब पुनर्संगठन विधेयक 1962 को चुनौती दी गई थी। उसे अवैध माना गया था क्योंकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बिल द्वारा जिस राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित किया जाता है उसे राज्य के पास, उस राज्य के विधानमंडल के पास वो विधेयक विचारार्थ भेजना होगा, परंतु इस मामले में वह विधेयक पंजाब राज्य को नहीं भेजा गया था। अतः प्रार्थी का तर्क था कि यह विधेयक अवैध है। तर्क को उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और यह धारित किया कि यदि राष्ट्रपति इस तथ्य से संतुष्ट है कि पंजाब राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अतः अनुच्छेद 356(1) के तहत अनुच्छेद 3 को निरस्त कर दिया जाता है, जिसके द्वारा कि राज्य के विधानमंडल को विचारार्थ बिल को भेजा जाता है। अनुच्छेद 174(1) भी निरस्त कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्यों की विधानमंडल बुलाने की शक्ति को निरस्त कर दिया जाता है। अतः पंजाब पुनर्संगठन विधेयक वैध है। 1962 का जो विधेयक है पंजाब पुनर्संगठन वह वैध है। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 3 को शासित करता है, यानी अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 3 पर प्रभावी होगा और अनुच्छेद 3 को 356 के अनुसार प्रावधानों के अनुसार उसकी अनुपालना करनी होगी। इसी प्रकार बाबूलाल परांठे बनाम बम्बई राज्य के वाद में संसद में एक विधेयक राष्ट्रपति की अभिशंसा पर प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक द्वारा 3 इकाइयों का निर्माण करना था। बम्बई केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा गुजरात और तीसरा महाराष्ट्र। राष्ट्रपति ने संबंधित विधानमंडलों के पास उस उक्त बिल को विचारार्थ भेज दिया और उन विधानमंडलों के विचार उस बिल के साथ संलग्न कर दिए। बाद में संसद ने उस विधेयक के कुछ उपबंधों में परिवर्तन कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के रूप में पारित कर दिया उस बिल को। इस अधिनियम की धारा 8(1) के द्वारा केवल एक बम्बई राज्य की स्थापना की गई तथा प्रस्तावित विधेयक में 3 इकाइयों का जो प्रस्ताव था उनका निर्माण नहीं किया गया। अब प्रार्थी ने तर्क दिया कि यह अनुच्छेद 3 के विपरीत है, क्योंकि जिस विधेयक पर विधानमंडलों ने अपने विचार संलग्न किए थे उन विचारों के बाद जब
उस विधेयक में कुछ फेरबदल किए गए, तो उस विधेयक को उस फेरबदल करने के बाद पुनः विधानमंडलों के पास विचारार्थ नहीं भेजा गया था। अतः यह अनुच्छेद 3 के विपरीत है और ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अवैध है। लेकिन न्यायालय ने प्रार्थी के तर्क को अस्वीकार कर दिया और यह कहा कि अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा व नाम परिवर्तन के संबंध में अगर संसद में एक बार प्रस्तावित कोई विधेयक है, उसके संबंध में संबंधित विधानमंडल को विचारार्थ भेजा जाएगा। राज्य विधानमंडल से वापस आने के बाद यदि विधेयक के प्रस्ताव में संसद कोई परिवर्तन करती है तो पुनः विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत करना अथवा पुनः राज्य विधानमंडल के पास भेजना आवश्यक नहीं है। अतः यह अधिनियम 1956 वाला राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 वैध है। अनुच्छेद 4 ये प्रावधान करता है कि संसद द्वारा पारित विधि जो राज्यों की सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन करती है, तो उस विधि को पारित करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रस्तावित प्रक्रिया को अपनाना होगा। लेकिन साथ ही साथ अनुच्छेद 4(2) यह प्रस्तावित करता है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 तथा अनुच्छेद 4(1) के अंतर्गत पारित विधि अनुच्छेद 356 के उद्देश्यों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 2, 3 और 4 भारतीय संसद को द्वारा राज्यों के निर्माण यानी राज्यों की स्थापना, उनकी नामों में परिवर्तन, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन और संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करने के संबंध में प्रावधान करती है। धन्यवाद।